हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे जेडीएम लेक्चर्स में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है देखा जाए। आज है हमारे पास क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। इस चैप्टर की यह पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम अभिगृहित एवं अभिधारणाएं, इन दो शब्दों को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे कि ये अभिगृहित और अभिधारणाएं क्या होती हैं। अभिगृहित को हम अंग्रेजी में एक्सियम्स कहते हैं और अभिधारणाओं को पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें, जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बच्चों, यह जो यूक्लिड नाम है, यूक्लिड, इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं यूक्लिड। यह मिस्र देश के, मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है, मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक थे। इन्होंने 300 ईसा पूर्व के लगभग मतलब 300 ईसा पूर्व से पहले के जितने भी गणित के ज्ञान थे, इन सभी को इस यूक्लिड महोदय ने एक ग्रंथ के रूप में एकत्रित किया, जिस ग्रंथ का नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स नामक ग्रंथ में यूक्लिड महोदय ने अपने समय तक जो भी गणित के ज्ञान थे, उन सभी को अपने ग्रंथ में समेटा और फिर उस ग्रंथ को 13 चैप्टर थे उस ग्रंथ में, और 13 को अलग अलग एक बुक के रूप में रखा गया, जिनको पुस्तिकाएं कहा गया। और इस यूक्लिड महोदय ने अपने ग्रंथ की जब रचना किया तो इन्होंने गणित में ये देखा कि कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं, सेल्फ एविडेंट, यानी जिनको हमें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं हो। जैसे मान लो बच्चों, अगर हम कहते हैं कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो क्या इस चीज को हमें सिद्ध करने की जरूरत है, या इसको हम सिद्ध कर पाएंगे? नहीं सिद्ध कर पाएंगे। और भी विषयों से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है, और मुश्किल ही नहीं बल्कि उनको हम एक तरह से असंभव कह सकते हैं। जैसे मान लो हम लिखेंगे, या अगर हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब सभी मनुष्य मरणशील हैं, क्या इस चीज को हमें अपने तर्क के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत है? नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य आया है वह
आदिकाल से ही देखते चले आ रहे हैं, हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है एक दिन उसकी मृत्यु होती है। तो सभी मनुष्य मरणशील हैं। यह भी एक ऐसा तथ्य है जो स्वयं सिद्ध है, अपने आप में ही असिद्ध है। इसे किसी को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह से यूक्लिड महोदय ने गणित में भी कुछ ऐसे तथ्यों को ढूंढा कि वे सेल्फ एविडेंट फैक्ट्स थे, स्वयं सिद्ध तथ्य थे। उन्हें किसी तर्क के द्वारा, किसी प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और उन स्वयं सिद्ध तथ्यों को ही यूक्लिड महोदय ने दो वर्गों में विभाजित कर दिया। कुछ स्वयं सिद्ध तथ्यों को उन्होंने अभिगृहीत कहा और कुछ स्वयं सिद्ध तथ्यों को उन्होंने अभिधारणाएं कहा। अंग्रेजी में भी इनके अलग अलग नाम है। अभिगृहीत का मतलब एक्सियम्स और अभिधारणाएं का मतलब पोस्टुलेट्स। अब समझने की चीज यह है कि यूक्लिड ने किन तथ्यों को अभिगृहीत की संज्ञा से संबोधित किया और किन तथ्यों को अभिधारणाएं कहा, ये मुख्य बिंदु है हम लोगों के समझने लगे। तो देखो बच्चों, ये अभिगृहीत और अभिधारणाएं दोनों ही गणित से ही संबंधित हैं और स्वयं सिद्ध तथ्य हैं। इतना तो याद कर लेना। अभिगृहीत और अभिधारणाओं को हम लोग स्वयं सिद्ध तथ्य कहते हैं। और स्वयं सिद्ध तथ्य का मतलब अब आप लोग ये समझ लें कि ऐसे तथ्य जिन्हें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही सिद्ध है। तो जो तथ्य गणित के मतलब गणित के अध्ययन में हमेशा प्रयोग में आते हैं, वैसे स्वयं सिद्ध तथ्यों को एक यूक्लिड महोदय ने अभिगृहीत कहा। और जो स्वयं सिद्ध तथ्य केवल ज्यामिति के अध्ययन में आते हैं, उन्हें उन्होंने अभिधारणाएं कहा। ये जो अभिगृहीत हैं, यह ज्यामिति के अध्ययन में भी आ सकते हैं और ज्यामिति के अध्ययन के साथ साथ गणित की और शाखाओं में भी इनका निरंतर प्रयोग होता है। और अभिधारणाओं का मतलब यह है कि ऐसे स्वयं सिद्ध तथ्य जिनका केवल हम ज्यामिति के अध्ययन में प्रयोग करते हैं। तो ज्यामिति के अध्ययन में प्रयुक्त स्वयं सिद्ध तथ्यों को यूक्लिड ने अभिधारणाएं कहा और समग्र गणित के अध्ययन में जो स्वयं सिद्ध तथ्य सामने आते हैं, उनको यूक्लिड महोदय ने अभिगृहीत कहा। अब हमें उम्मीद है कि अभिगृहीत और अभिधारणाएं ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे। दोनों ही स्वयं सिद्ध तथ्य हैं, लेकिन जिन स्वयं सिद्ध तथ्यों का हम समग्र गणित के, पूरे गणित के अध्ययन में निरंतर प्रयोग करते चले आते हैं, वैसे स्वयं सिद्ध तथ्यों को यूक्लिड महोदय ने अभिगृहीत कहा। और जिन स्वयं सिद्ध तथ्यों का उल्लेख केवल ज्यामिति के अध्ययन में होता है, ऐसे स्वयं सिद्ध तथ्यों को यूक्लिड ने अभिधारणाएं कहा। अब हमें देखना है, बड़े ही सिंपल सी चीजें होती हैं, केवल यह थोड़ा सा ध्यान देने से समझ में आ जाएंगी। यहाँ हमारे क्लास 9th में यूक्लिड महोदय की जो अभिगृहीतियां हैं, उनमें से किन किन अभिगृहीतियों को हमारे सिलेबस में रखा गया है। ये मुख्य रूप से 7 अभिगृहीतियां हैं, 7 एक्सियम्स हैं। इसमें से देखो बच्चों, पहली अभिगृहीति है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती। और इसे अगर हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। मान लो बच्चों, थोड़े समय के लिए हम समझने के लिए लिख रहे हैं। यहां हमने एक 5 cm लंबाई का रेखाखंड AB खींचा।
अब अगर हम इसी के बराबर दो चार और रेखाएं खींच लें, ये नहीं खींच रहे हैं हम, तो समझना है और कुछ इसमें नहीं है। मान लीजिए रेखाखंड है एक्स वाई, या रेखाखंड है पी क्यू, या रेखाखंड है आर एस। ये सभी रेखाएं इसी के बराबर हैं। इसी के बराबर होने का मतलब स्पष्ट है कि यह भी 5 cm लंबा होगा, ये भी 5 cm लंबा होगा, ये भी 5 cm लंबा। अब बताओ बच्चों कि यह एक्स वाई, पी क्यू और आर एस, अगर ये तीनों रेखाखंड इसी के बराबर हैं तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। यही चीज यहां अभिगृहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती है। यानी अगर हम यहाँ रेखा का उदाहरण लें तो ये वही हो गया, ये वस्तुएं हो गई, और ये सभी वस्तुएं इस एक ही वस्तु के बराबर हैं, ये आपस में भी बराबर हैं। सिंपल सी चीज है, समझने की बात है। ऐसे ही तथ्यों को अभिगृहित कहा जाता है जो अपने आप सिद्ध हैं, इन्हें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सेकंड अभिगृहित है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, थोड़ा सा अगर आप लोग कंसंट्रेट हो जाएंगे बच्चों, तो ये सारी चीज बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। बराबरों को बराबर में जोड़ने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक नंबर है 5, इसको हम 5 बार लिख लिए, ये सब के सब आपस में बराबर हैं। इनमें अगर हम बराबरों को ही जोड़ते हैं, मान लो इसमें भी हम +2 कर दिए, इसमें भी +2 कर दिए, इसमें भी +2, इसमें भी +2 और इसमें भी +2, ये पहले से बराबर हैं, और इसमें हम बराबरों को ही जोड़े हैं। बताओ यहाँ पर पूर्ण क्या मिलेगा? 7 7 7 7 7। यानी यहां बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, मतलब योगफल भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यह भी ऐसा तथ्य है जिसे हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। यह हमारा एडीएम 2 होता है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जस्ट इसी का थोड़ा सा ऑपोजिट रूप है। यदि बराबरों को बराबरों में से, यहां में से होना चाहिए, बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। मान लो यहाँ इसी में हम ये पहले से बराबर लिए हैं और इसमें से हम इन बराबरों को ही घटा रहे हैं। अब बताओ यहाँ शेषफल क्या मिलेगा? यहाँ 3 3 3 3 3। अगर हम बराबरों में से बराबरों को ही घटा दिए तो हमारा शेषफल भी बराबर मिल गया। चौथी अभिगृहित है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ एक शब्द समझना है बच्चों, संपाती हों। संपाती होने का मतलब यह होता है कि अगर कोई वस्तु है और उसके ऊपर अगर हम कोई ऐसी वस्तु रख दें जो उस नीचे वाली वस्तु को ठीक ठीक ढके, न उससे छोटी हो जाए और न उससे बड़ी हो जाए, बल्कि जो नीचे वाली वस्तु उस ऊपर वाली वस्तु से ठीक ठीक अगर ढक जाती है तो इसी को हम संपाती होना कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको हम सुपर इम्पोज करते हैं। मान लो 2 बुक्स हैं, दोनों बिल्कुल सेम साइज के हैं, एक बुक को हम नीचे रख दिए और एक बुक उसके ऊपर रख दिए, तो
वह नीचे वाली बुक को ऊपर वाली बुक पूरा पूरा हक लेगी। और ऐसे ही स्थिति में हम कहेंगे कि ये दोनों बुक संपाती। तो कहा जा रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब बताइए, जब वस्तुएं बराबर होंगे तभी तो एक दूसरे को ढकेंगे। तो यहाँ इस अभिगृहित का मतलब यही है कि जब भी हम किसी बराबर वस्तु पर, मतलब दो वस्तुएं बराबर हों तो एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी तो वह एक दूसरे को ढक लेंगे। अब यहाँ मान लो हम एक रेखा का उदाहरण लेते हैं। एक हमारी रेखाखंड है ए बी और एक रेखाखंड है सी डी। अगर हम इस सी डी रेखाखंड को उठा करके ए बी पर रखते हैं और इस स्थिति में अगर हमें यह ए बी न दिखाई दे या सी डी ही दिखाई दे तो हम कहेंगे कि ये दोनों संपाती हैं। और ऐसा कब पॉसिबल है? संपाती होना तभी पॉसिबल है जबकि ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर हो। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। छठी अभिगृहित है एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। मान लो अब यही नंबर ले लिए 5, इसका हम दुगुना कर दिए, 2 से गुणा कर दिए तो हमको 10 मिला। और फिर यही वस्तु लेकर के इसको भी दुगुना कर दिए तो ये भी हमको 10 मिलेगा। तो जब एक ही वस्तु होगी और इसको हम दुगुना करेंगे तो निश्चित है कि ये जो दुगुना करने से हमको नई संख्या मिलेगी, नई वस्तु मिलेगी, वो अभी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। रेखा का ही उदाहरण लिया जाए, या एक रेखा ये भी है, मान लो यार 3 cm लंबी है, दूसरी रेखा यहां सीधी है, यह भी 3 cm लंबी है। अब इसको अगर हम दुगुना करते हैं तो कंफर्म है कि एक ऐसा रेखाखंड मिलेगा जिसकी लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर मिलेगी। इसे कई वस्तु के अगर हम दुगुने करते हैं और 2 बार दुगुना करें, एक बार नहीं बल्कि एक बार दुगुना किए तो 6 मिला, दूसरी बार भी अगर सीधी भी इसी के बराबर है, इसका भी हम दुगुना करेंगे तो 6 ही मिलेगा। इसका मतलब कि ये कई वस्तुओं के दुगुने, अगर एक ही वस्तु है और बार बार अगर हम उसको दुगुना करते चले जा रहे हैं तो जो दुगुना करने से मिलने वाली वस्तुएं होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। और इसी का एक दूसरा रूप है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अगर एक ही वस्तु है और उसको हम 2 भाग कर दें, बीच से बिल्कुल बराबर बराबर भाग कर दें, तो वो दोनों भाग भी आपस में बराबर। तो नंबर है हमारे पास 6, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, उसको आधा आधा कर दें तो दोनों पार्ट्स हमको 3 मिलेंगे। तो 3 तो आपस में बराबर होंगे। तो यही कुछ ऐसे तथ्य हैं बिल्कुल मिलाकर के 7 फैक्ट्स हैं जिनको हमें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जब सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो इनको हम स्वयं सिद्ध तथ्य कहते हैं। स्वयं सिद्ध तथ्य। स्वयं का मतलब अपने आप, सिद्ध मतलब सिद्ध है। तो ये जो भी तथ्य यहाँ लिखे गए हैं, जो 7 तथ्य लिखे गए हैं, इनको कहीं सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और इनका प्रयोग हम गणित के किसी भी शाखा में हमेशा करते हैं। इसलिए इन स्वयं सिद्ध तथ्यों को इंग्लिश महोदय ने अभिगृहित कहा। अब कुछ ऐसे स्वयं सिद्ध तथ्य होते हैं जिनका प्रयोग हम केवल ज्यामिति में करते हैं। तो जो विशेष रूप से ज्यामिति में प्रयोग होने वाले स्वयं सिद्ध तथ्य हैं, उन्हें हम अभिधारणाएं या पोस्टुलेट्स कहते हैं।
तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों हम लोग यूक्लिड द्वारा प्रस्तुत अभिधारणाओं पर विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, ये 5 पोस्टुलेट्स हैं जो हम लोग के क्लास 9 के सिलेबस में रखे गए हैं। इसको एक एक को समझने का प्रयास किया जाए। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि अभिधारणा का मतलब यही होता है कि ऐसे स्वयं सिद्ध तत्व हों जिनका हम विशेष रूप से ज्यामिति के अध्ययन में प्रयोग करें। इसलिए यहाँ जो भी अभिधारणाएं मिलेंगी वह ज्यामिति से ही संबंधित होंगे। तो पहले है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लो यहाँ एक कोई पॉइंट है ए और यहाँ कोई पॉइंट है बी। ये जो एक बिंदु से अन्य बिंदु की बात है, यहाँ मुख्य रूप से हम लोग को समझना है कि ये 2 बिंदु हैं और जब भी हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा ही मिलेगी। यही इस अभिधारणा के मीनिंग है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट हो, 2 बिंदु हो और दोनों बिंदुओं को जब भी हम मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यह एक स्वयं सिद्ध तथ्य है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ रहा होगा। सेकंड देखा जाए, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा का मतलब यहाँ यूक्लिड ने बच्चों उस रेखा को शांत रेखा कहा है जिसे हम लोग आजकल रेखाखंड कहते हैं। शांत का मतलब कि अगर यही इसका एंड पॉइंट ए है और इधर एंड पॉइंट बी है, मतलब ये जो रेखाखंड होते हैं, रेखाखंड का मतलब कि जिसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखा में तो अंत बिंदु होते ही नहीं है, लेकिन जब हम रेखाखंड की बात करते हैं तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। तो ये जो ए और बी 2 अंत बिंदु है, इसको हम रेखाखंड कहेंगे और इसी रेखाखंड को यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। 100 अंत रेखा, यानी एक ऐसी रेखा जिसके दोनों तरफ उसका अंत हो, टर्मिनेटेड लाइन हो, दोनों तरफ उसका अंत दिखाई दे रहा हो, दोनों अंत बिंदु दिख रहे हो, तो ऐसी रेखा को यूक्लिड ने शांत रेखा कहा और आजकल की ज्यामिति में उसको हम रेखाखंड कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इधर भी हम चाहें तो जहां तक भी हम चाहे बढ़ा सकते हैं और इधर भी इसको जहां तक चाहे वहां तक हम बढ़ा सकते हैं। यह यूक्लिड की सेकंड अभिधारणा है। तीसरी है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। हम लोग जानते हैं वृत्त के बारे में कि जब भी हम अपने कंपास में पेंसिल भरते हैं तो पेपर पर एक जगह हम अपने कंपास की नोक को रखते हैं और वहां से उसको ऐसे घुमाते हैं कंपास को, तो एक वृत्त बनता है। तो जहां हमारे कंपास की नोक होती है उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो हम कहीं भी तो नोक रख करके और वृत्त खींच सकते हैं, यही कहा गया है। और कंपास को चाहे अपनी इच्छा अनुसार हम छोटा बड़ा जितना भी फैला सकें, अर्थात किसी को केंद्र मानकर, यानी हम कंपास के नोक को कहीं पर भी रख सकते हैं और किसी त्रिज्या से, यानी अपनी इच्छा अनुसार हम कंपास को हम जितना चाहे वैसा फैला सकते हैं और ऐसा करके एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये यूक्लिड महोदय की जो अभिधारणाएं हैं उसमें से यह 3rd नंबर पोस्टुलेट है, अभिधारणा है। चौथी है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सिंपल सी चीज है, समकोण 90 अंश का कोण होता है। तो अगर हम 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 समकोण खींच रहे हैं तो सभी समकोण आपस में बराबर होंगे। ये जो 5वीं अवधारणा है बच्चों, ये थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि इसका यूज इसी चैप्टर में नहीं बल्कि
इसी बेस्ड पर, इसी पर आधारित कुछ बातें आप लोगों को रेखाएं और कोण नामक चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए, और मैं ये कहूंगा कि इसको समझने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इस पांचवी अवधारणा को हम फिगर खींच करके आप लोगों को समझा सकें। टेक द स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, इस पांचवें अवधारणा में यह कहा जा रहा है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, ये देखो दो सीधी रेखाएं हैं, ये ए है या बी, यहां इसको हम सी माने और यहां इसको बी। ये दो सीधी रेखाएं, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, मतलब एक सीधी रेखा की बात की जा रही है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर करके, तो हमने दो सीधी रेखाएं खींच लिया, एक तीसरी सीधी रेखा को इस पर हम गिरा देंगे और मान लो यह है एक्स वाई। दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि उनका योग दो समकोणों से कम हो। अब देखो बच्चे, ये जो एक सीधी रेखा इन दो सीधी रेखाओं पर गिरी है, इसके एक तरफ ये अंतःकोण बने और एक तरफ ये अंतःकोण बने। यहाँ उस अंतःकोण की बात की जा रही है, अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि उनका योग दो समकोणों से कम हो। देखने से लग रहा है बच्चों की इधर वाले जो अंतःकोण हैं यह कम है और इधर के अंतःकोण अधिक हैं। इधर के अंतःकोणों को जब भी हम जोड़ेंगे इनका योगफल, क्योंकि यह भी न्यून कोण है और यह भी न्यून कोण है, ये 90 अंश से कम है, यह भी 90 अंश से कम है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे योगफल भी दो समकोण से कम होगा। और इधर के कोणों को जोड़ने पर, चूंकि ये भी 90 अंश से ज्यादा है, यह भी 90 अंश से अधिक है, इसलिए इन दोनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो यह योगफल हमें दो समकोण से अधिक मिलेगा। अब हमारी पांचवी अभिधारणा के अनुसार उनका योग अगर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने। बताओ, इन दोनों रेखाओं को इधर भी हम अनिश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं और इधर भी अगर अनिश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं, इधर भी बढ़ा दिए, इधर भी बढ़ा दिए, तो बताओ ये बच्चों, ये दोनों रेखाएं जब अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा रही हैं तो किधर को एक दूसरे से मिलती? जिधर ये अंतःकोण दो समकोण से कम है, इधर ही अगर इन रेखाओं को हम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे। मान लो यहां इस बिंदु P पर मिल गए। यही इस अवधारणा का मतलब है कि अगर ये दो सीधी रेखाएं हैं, इन दो सीधी रेखाओं पर अगर कोई तीसरी सीधी रेखा इस प्रकार गिरती है और गिरेगी तो निश्चित रूप से अपने दोनों ओर दो दो अंतःकोण बनाएगी। तो जिस ओर इन अंतःकोणों का योगफल दो समकोण से कम होगा, ये दोनों सीधी रेखाओं को अगर हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये दोनों रेखाएं उसी ओर एक दूसरे से मिलेंगी जिस ओर यह अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम। इधर ये अंतःकोणों का योग दो समकोण से अधिक होगा, उधर ये बढ़ाते जाने पर और भी इनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। इधर कहीं जाकर नहीं मिलेंगी, लेकिन उस ओर जरूर मिल जाएंगी
जिस ओर ये अंतःकोणों का योगफल दो समकोण से कम है। यही इस पांचवी अभिधारणा का मतलब है। सारे जो यहाँ से यहाँ तक शब्दों में लिखा गया है उसकी मीनिंग यही है कि हमारे पास दो सीधी रेखाएं होंगी, एक ऐसी रेखा होगी जो दोनों पर गिरी होगी। गिरी होने का मतलब कि दोनों सीधी रेखाओं को प्रच्छेद कर रही हो। तो ये दोनों रेखाएं अगर हम अनिश्चित रूप से बढ़ाते हैं तो दोनों तरफ बढ़ेंगी, तो उसी तरफ जाकर एक दूसरे से मिलेंगी, प्रच्छेद करेंगी, जिधर ये अंतःकोणों का योगफल दो समकोण से कम है। यही हमारी पांचवी अभिधारणा। इससे मिलती जुलती जो बात हम बताए थे कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं फिर अंतःकोणों का योगफल दो समकोण के बराबर हो जाता है। तो ये चीज हम अगले चैप्टर में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस अभिधारणा को याद रखना है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और नहीं अगर समझ में आ गया हो तो रहने दें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ तो हमारी अभिधारणा वन थी, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इसके बारे में हम समझा बता चुके हैं। इसी अभिधारणा वन पर आधारित एक और अधिगृहित है जिसका नाम होता है अधिगृहित 5.1। इसको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि प्रश्न को हल करने में इसका यूज होगा। चीज यही है, ये भी यह है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मान लो यहाँ एक पॉइंट ए दिया हुआ है और यहाँ एक पॉइंट बी दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर हम रेखा खींचना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, इसके अतिरिक्त और ऐसी कोई हम रेखा नहीं खींच सकते जो इस ए और बी दोनों से होकर जाए। अकेला अगर कोई बिंदु है तो इससे होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस बी से भी होकर जाने वाली अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो उस एक बिंदु से होकर जाने वाले अनंत रेखाएं खींची जा सकती। लेकिन यदि दो बिंदु हमें दे दिए जाए और ये पूछा जाए कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इन दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय मतलब एक ही रेखा खींची जा सकती है, कोई दूसरी रेखा नहीं खींची जा सकती, अद्वितीय रेखा खींची जा सकती। मतलब सिर्फ और सिर्फ उन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक रेखाएं नहीं खींची जा सकती। इसी को हम कहेंगे कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो तो ये तो आप लोग अभिधारणा में नोट कर चुके हैं, इसको भी नोट कर लीजिए अधिगृहित 5.1 नंबर लगा करके। और तो मैं यह वीडियो यहीं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुख्य रूप से इसमें जो बेसिक चीजें थी यही दो चीज थी, अधिगृहित और अभिधारणा। ये दोनों चीजें आप लोग जो अधिगृहितियां और जो अभिधारणाएं हम नोट कराए हैं और साथ में जो अधिगृहित 5.1 है इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है कि इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग इन अधिगृहितियों और अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आज की पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लगी हो, हमारी बताई गई बातें समझ में आई हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा ताकि और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।